हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र कुमार। देखो, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन और कैसे हम दो वेक्टर्स को ऐड कर सकते हैं। तो मैंने वहाँ पे बताया था कि दो वेक्टर को ऐड करने के लिए हमें एक वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर की टेल को रखते हैं और पहले वाले वेक्टर के टेल को दूसरे वाले वेक्टर के हेड से मिला देते हैं और वहाँ पे हम एक रिजल्टेंट वेक्टर निकालते हैं सी। तो उस रिजल्टेंट वेक्टर सी को निकालने के लिए हमें दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड और उनके बीच का एंगल का पता होना ज़रूरी था, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी है वो तीन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा था और हमने उसका फॉर्मूला निकाल दिया था लास्ट टाइम। अब उसी का यूज़ करके एक आपका टॉपिक आता है कोसाइन लॉ। देखो, जो कोसाइन लॉ होता है उसके अंदर क्या होता है, ये एक्चुअल में मैथमेटिक्स का टॉपिक है वैसे तो, लेकिन इसका जो प्रूफ है ना वो हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से निकालते हैं, तो इस वजह से इसको हम पढ़ाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, इसके अंदर कोसाइन लॉ क्या बोलता है। कोसाइन लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास में एक ट्राइंगल दे रखी है, वो ट्राइंगल कैसी भी हो, कोई ज़रूरी नहीं कि वो राइट एंगल ट्राइंगल हो, वो कोई भी ट्राइंगल हो, उसकी साइड आपको पता हो। जैसे मान लो कि ये ट्राई एंगल दे रखी है, इसकी साइड ए है, इसकी ये साइड ये बी है, ये साइड सी है। तो कोसाइन लॉ ये कहता है अगर ए बी और सी का अगर आपको पता है तो आप इस ट्राइंगल के एंगल्स बता सकते हो। तो उनके जो एंगल्स का जो फॉर्मूला बनेगा वो फॉर्मूला ये होगा। तो देखो, जो आपका कोस ऑफ अल्फा होगा वो इज इक्वल टू होगा बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2bc। तो देखो यहाँ पे अल्फा कौन सा है, तो ये देखो इसको हम अल्फा बोलते हैं। देखो, अल्फा के सामने कौन सी साइड है, ए, यानी कि जो एंगल हम निकाल रहे हैं उसके सामने वाली जो साइड है ना उसका माइनस होगा, वो उसका स्क्वायर उसमें से माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस साइन उसके साथ आएगा जो उस एंगल के सामने वाली साइड होगी। तो देखो यहाँ पे अल्फा के सामने क्या है, ए है, तो ए साइड का जो साइन आएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस। और देखो, जो अल्फा है वो किन दो साइड के बीच का एंगल है, बी और सी के। तो जो एंगल निकाल रहे हैं वो उसका जो साइड बनेगी, दोनों साइड वो आपके नीचे आएंगे, बी एंड सी। तो यहाँ से देखो कोस अल्फा आपका ये है। सिमिलरली अगर मैं कोस बीटा की बात करूँगा तो देखो बीटा के सामने एंगल क्या है, बी है, तो इसका मतलब बी का जो स्क्वायर है वो आपका नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे देखो बी स्क्वायर नेगेटिव हो गया, दोनों साइड क्या होगी, ए एंड सी, तो आपका 2ac आपका नीचे आ जाएगा। ऐसे अगर मैं गामा की बात करूँगा तो गामा के सामने क्या है, सी है, तो इसका मतलब सी स्क्वायर के आगे माइनस आएगा, ये दोनों का स्क्वायर प्लस रहेगा और नीचे क्या आ जाएगा, ए एंड बी। तो आपका कोस ऑफ गामा आएगा वो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2ac। तो देखो, कोस ऑफ अल्फा, अल्फा एंगल निकालना, तो देखो ये अल्फा किन किन पे डिपेंड करता है, ए पे, बी पे एंड सी पे। तो कोसाइन लॉ ये बोलता है अगर आपको ए बी और सी की अगर वैल्यू पता है तो आप बता सकते हो कि उनके जो ट्राइंगल है उनके एंगल क्या क्या होंगे। तो इसी को बोलते हैं कोसाइन लॉ। तो देखो इसकी डेफिनेशन, इट इज़ ए लॉ विच इज़ यूज्ड टू फाइंड डिफरेंट एंगल्स एंड साइड ऑफ ए ट्राइंगल। अब देखो इसके अंदर एक चीज़ ये हो सकती है, सपोज करो आपके पास में दो साइड दे रखे हैं और एक एंगल दे रखा है, तो क्या हम और दो, आपका एक जो साइड और जो दो एंगल बचते हैं उनको निकाल सकते हैं? उनको निकाल भी सकते हैं और नहीं भी। उनको निकालने के लिए हमें एक कंडीशन का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें जो दो साइड देंगे, जैसे मान लो मेरे को ए एंड बी दे रखा है और मेरे को निकालना है साइड सी और दो एंगल, एक एंगल आपका गिवन है, तो मेरे को जो एंगल चाहिए ये साइड सी निकालने के लिए वो एंगल चाहिए जो ए और बी के बीच में बना है। तो यहाँ पे देखोगे तो ए और बी के बीच में आपका एंगल क्या बना है, गामा बना है। तो अगर मेरे को ए बी साइड दे दे और एंगल अगर आपका गामा दे दे तो मैं ये एंगल अल्फा बीटा और साइड सी निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन अगर सपोज करो ए और बी साइड दिए हैं और आपका एंगल दे दिया बीटा, तो अगर एंगल बीटा दे दिया, गामा और अल्फा आपको निकालना है और सी निकालना है, तो क्या निकाल पाओगे, तब आप इसको नहीं कर पाओगे। अब देख लो, अगर आपका एंगल बीटा दिया तो हमें क्या क्या चाहिए, एंगल बीटा इज इक्वल टू होता है ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2ac।
अब देखो ए बी तो दे रखे हैं, आपके ए बी तो दे रखे हैं, लेकिन आपका सी नहीं दे रखा। अब न तो आपका बीटा दे रखा है न सी दे रखा है, तो आप इसको सोल्व नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको सोल्व करना है तो इसके लिए आपको दो साइड और दोनों साइड जो एंगल बना रही है ना, उसका ही एंगल हमें पता होना चाहिए, तब हम दो एंगल और साइड निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आता है इस कोसाइन लॉ का प्रूफ, कि इसका प्रूफ क्या है। तो देखो कोसाइन लॉ का प्रूफ करने के लिए हम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास में दो वेक्टर दे रखे हैं ए एंड बी, ये आपका वेक्टर ए है और ये वेक्टर आपका बी है। तो मैंने क्या किया, इस वेक्टर ए के हेड के ऊपर वेक्टर बी की टेल को रख दिया, और जो वेक्टर ए की जो टेल है उसको सीधा मिला दिया वेक्टर बी के हेड से। तो मेरा ये क्या आ गया, आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा वो क्या हो गया, ए प्लस बी। अब मैंने क्या किया, इस आर को मैं इस साइड ले गया। अगर आर को इस साइड ले जाऊँगा तो आर माइनस का हो जाएगा, ए प्लस बी ऐसे कैसा माइनस आर, और यहाँ पे क्या बच जाएगा जीरो, तो ये आपका इज इक्वल टू जीरो। अब देखो जो माइनस आर है ना, ये आपका क्या होगा, देखो आर की डायरेक्शन ये है, तो मैंने बताया था उसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा, उसकी लेंथ चेंज नहीं होगी, सिर्फ क्या हो जाएगा, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, उसकी अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। तो इसका मतलब आर अगर इस साइड है तो उसके अपोजिट क्या हो जाएगा, माइनस आर। तो इस माइनस आर को मैंने बोल दिया ये क्या आपका वेक्टर सी है। तो आपका वेक्टर सी इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, माइनस आर। तो अब इस माइनस आर की जगह के ऊपर मैंने क्या रखा है, वेक्टर सी। तो आपके पास में इक्वेशन बन गई वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू जीरो। तो आपका जो वेक्टर ए है, अब मैं इस बी प्लस सी को दूसरी साइड लेगा, तो वेक्टर ए इज इक्वल टू आ गया माइनस बी प्लस माइनस इंटू में बी प्लस सी। अब क्या करते हैं, मैं दोनों साइड मॉडुलस ले लेता हूँ। मैं दोनों साइड अगर मॉडुलस लूँगा तो मॉडुलस के अंदर ये माइनस प्लस हो जाएगा, और क्या करता हूँ दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देता हूँ। अगर दोनों साइड में अगर स्क्वेयरिंग करता हूँ, मॉडुलस की जरूरत नहीं है, अगर दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दोगे तो अपने आप माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका ए स्क्वेयर इज इक्वल टू बी प्लस सी का होल स्क्वेयर। अब इस स्क्वेयर को खोल दो यहाँ पे, तो आपका ए स्क्वेयर इज इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वेयर प्लस में सी स्क्वेयर प्लस में 2bc कोस ऑफ। अब बी और सी के बीच में देखो एंगल क्या है, अगर मैं बी और सी की बात करूं तो आपका एंगल क्या बनेगा, ये आपका सी इस साइड है, बी इस साइड है। तो दोनों के एंगल को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को दोनों के हेड हेड को मिलाना पड़ेगा या दोनों के टेल टेल को मिलाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे तो दोनों के, इसका टेल है यहाँ पे, इसका हेड है, तो यहाँ पे ये एंगल नहीं निकाल सकती। मैं क्या करता हूँ, इस बी को यहाँ से उठाता हूँ और यहाँ पे रख देता हूँ आगे। अगर मैं बी को ऐसे आगे रखता हूँ तो आपका ये कुछ ऐसे बनेगा आगे की साइड। अगर देखो ये एंगल अगर अल्फा है तो आपका ये एंगल क्या होगा, अब ये हो जाएगा 180 माइनस अल्फा। तो आपका जो बी और सी के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 180 माइनस अल्फा। तो अब बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर ऐसे कैसा। अब देखो यहाँ पे क्या है कि आपका जो 2bc आपका ऐसे कैसा 180 माइनस अल्फा हो जाएगा माइनस कोस अल्फा। तो ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो ये आपका माइनस आ जाएगा। तो आपके पास में जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2bc कोस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। तो आपके पास में यहाँ से मैं कोस ऑफ अल्फा निकालता हूँ तो आपका 2bc डिवाइड में चला जाता है, तो आपके पास में बनेगा कोस ऑफ अल्फा इज इक्वल टू बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2bc। तो यहाँ से कोस ऑफ अल्फा जो आएगा वो क्या आ जाएगा, बी स्क्वेयर यानी बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2bc। यही तो आपका ये फॉर्मूला है। तो इसका मतलब हम ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज़ करके हम कोसाइन लॉ को प्रूव कर सकते हैं। तो ये आपके पास में कोसाइन लॉ है। तो इसके अंदर सिर्फ यही है कि अगर आपको किसी भी ट्राइंगल की 3 साइड पता है तो आप तीनों एंगल भी बता सकते हो। अगर 2 साइड पता है और दोनों साइड के बीच का एंगल पता है तो भी आप जो बचता है एक साइड और 2 एंगल वो बता सकते हो। दिस इज कॉल्ड कोसाइन लॉ। अब आगे बात करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो अब तक हमने पढ़ा था ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर क्या करते थे, हम एक वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर की टेल को रखते थे, पहले वाले वेक्टर की टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड को मिला देते थे।
लेकिन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर हम क्या करेंगे, हम दोनों वेक्टर की टेल टेल को साथ में रखेंगे। जैसे यहाँ पे दिया रखा है, ये वेक्टर आपका ए है और ये वेक्टर आपका बी है, दोनों की टेल पॉइंट ओ के ऊपर यहाँ पे हैं। अब मैंने क्या किया, इस वेक्टर ए और बी के पैरेलल में दो लाइन बना दी। ये वेक्टर ए है, इसके पैरेलल ये हो गई, ये वेक्टर बी है, इसके पैरेलल ये लाइन हो गई। तो ये दोनों पैरेलल लाइन से एक ये पैरेललोग्राम बन गया। इस पैरेललोग्राम का जो ये जो डायगोनल होगा ना, ये डायगोनल हमें रिजल्टेंट वेक्टर दे देगा वेक्टर ए और बी का। तो इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी कि अब अगर वेक्टर ए एंड बी को ऐड करना है, जब दोनों की टेल टेल मिली हैं, तो दोनों को ए और बी से हम एक पैरेललोग्राम बनाएंगे। पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल होगा वो मेरे को वेक्टर आर रिजल्टेंट वेक्टर देगा। तो देखो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द सम ऑफ टू वेक्टर्स कैन obtained by bringing the initial points of A and B together and complete the parallelogram OPQS. Then OQ is the resultant vector. ये क्या कह रहा है कि ये वेक्टर A और B का जो दोनों का इनिशियल पॉइंट है वो इकट्ठा किया और उनसे हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया, और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल आएगा वो डायगोनल मेरे को रिजल्टेंट वेक्टर देगा। अब देखो इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं। अब रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमने क्या किया, अब ए और बी के जो बीच का जो एंगल है ये मैंने मान लिया आपका थीटा है। अब थीटा तो यहीं पे होगा क्योंकि दोनों की टेल टेल मिली है, तो मैं इसको एंगल थीटा मान सकता हूँ। तो ये आपका एंगल दे रखा है थीटा, और ओ पी एंड ओ एस, ओ पैरेललोग्राम ओ पी क्यू एस ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ओ पी, और जो आपका ओ एस है वो आपकी वेक्टर ए और बी है। अगर मैं इनके दोनों का मैग्नीट्यूड का बात करूंगा तो इसका मैग्नीट्यूड ए हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड आपका बी हो जाएगा, और इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड आपका आर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, इस पॉइंट से एक इस ओ पी लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया क्यू एन। तो आपका ड्रॉ क्यू एन परपेंडिकुलर टू ओ पी, ये सिमिलर है जैसे हमने ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा था। तो ऐसे ही आपका जो ओ पी है वो आपका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, वो आपका ए होगा। ओ एस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। अब ओ एस जितना है उतना है उसके पैरेलल में ये आपका पी क्यू है, तो इसको मैं पी क्यू भी मान सकता हूँ। तो ये आपका वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड हो गया। ओ क्यू जो है वो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड है, तो आपका ये आर हो गया। तो इन ट्राइंगल एस ओ पी इज इक्वल टू एंगल आपका क्यू पी एन, यानी कि आपका जो ये जो एंगल है ना एस ओ पी, ये किसके इक्वल, आपका क्यू पी एन के। जितना एंगल आपका ये होगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है, और यहीं पे मैं ये एंगल यहाँ पे भी निकाल सकता हूँ, जैसे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में देखा था। अगर मैं इस बी को उठा के यहाँ पे ले जाऊँगा, देखो दोनों का, और इस ए को आगे बढ़ा दूंगा तो दोनों के टेल टेल मिल जाएंगे, और ये एंगल आपका आ जाएगा थीटा, जैसे ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर किया था। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल आपके क्या हैं, इक्वल हैं। तो अब देखो ट्रायंगल ओ एन क्यू के अंदर, यानी आपके पास में जो ये ट्रायंगल होगी ओ एन क्यू, ये जो ट्रायंगल होगी इसके अंदर अगर मैं फॉर्मूला ये लगाता हूँ आपके पास में पाइथागोरस थ्योरम, तो ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, ओ एन स्क्वायर प्लस में क्यू एन स्क्वायर। तो आपके पास में आ जाएगा ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस में एन क्यू स्क्वायर। अब ओ एन क्या है आपका, ओ एन वो क्या है, ओ पी प्लस में पी एन, तो यहाँ पे रख दिया ओ पी प्लस में पी एन। अब ये ओ पी और पी एन आप निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे आपके पास जो ये ट्रायंगल है क्यू पी एन, इस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूँ आपके पास में पी एन डिवाइडेड बाई पी क्यू, पी एन डिवाइडेड बाई पी क्यू, यानी कि आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोस थीटा। तो ऐसे ही आप कोस थीटा यहाँ पे आ गया तो आप पी एन निकाल सकते हो, पी क्यू इंटू में कोस थीटा, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है आपकी बी है, तो आपके पास में आ जाएगा पी एन इज इक्वल टू बी कोस थीटा। ऐसे ही क्यू एन निकाल सकते हो आप। क्यू एन निकालने के लिए आप क्या करोगे, क्यू एन डिवाइडेड बाई पी क्यू, क्यू एन परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, ये क्या होता है आपका साइन थीटा। तो यहाँ पे रख दिया क्यू एन डिवाइडेड बाई पी क्यू इक्वल टू आ जाएगा साइन थीटा। तो यहाँ से क्यू एन की वैल्यू आ जाएगी बी साइन थीटा। इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो।
पी एन को बी कोस थीटा पुट कर दिया और आपका एन क्यू या क्यू एन है इसको बी साइन थीटा पुट कर दिया। अब इसके स्क्वायर को ओपन किया, इसके स्क्वायर को ओपन करोगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2ab कोस थीटा। यहाँ पे आएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो यहाँ से बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो आपके पास में जो सोल्व होकर आएगा वो आएगा ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा। तो आपके पास में ओ क्यू क्या है, आर है। तो आपका जो मैग्नीट्यूड ऑफ आर आएगा वो क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा। ये हम पहले निकाल चुके हैं ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन में। तो आपका जो रिजल्ट है वो सेम रहता है पैरेललोग्राम लॉ और ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर। ऐसे सिमिलरली अगर मैं ए के साथ ये एंगल टेंजेंट बीटा निकालता हूँ तो आपका टेंजेंट बीटा क्या हो जाएगा क्यू एन परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, वो आपका ओ एन ये आ जाएगा। अब क्यू एन की वैल्यू आपको पता है ये बी साइन थीटा और आपका पी आपका ओ एन है ये आपके पास में अभी यहाँ पे निकाला था ए प्लस में बी कोस थीटा। तो यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दिया, आपके पास में क्या आ गया टेंजेंट बीटा। तो ये आपका ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के अंदर मैग्नीट्यूड भी निकाल दिया और जो वेक्टर ए के साथ आपका रिजल्टेंट वेक्टर आर एंगल बना रहा है वो भी आ गया। अब इसके अंदर जैसे स्पेशल केस आता है, अगर स्पेशल केस की बात करें कि आपका ए और बी के बीच का एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 है। अगर थीटा 0 हो जाएगा तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कोस 0। कोस 0 आपका क्या होगा 1। अगर कोस 0 1 होगा तो आपके पास में क्या बचा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। ये फॉर्मूला किसका होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो आपके पास में आर इज इक्वल टू क्या आ गया ए प्लस बी। तो अगर दोनों के बीच में एंगल 0 हो तो दोनों क्या एक दूसरे के साथ में है तो नेट रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा डायरेक्ट दोनों क्या मैग्नीट्यूड ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था जब दोनों के बीच में एंगल 0 तो क्या बना हैंस मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, यानी कि दोनों का क्या हो गया सम हो गया मैग्नीट्यूड का। अब अगर एंगल 180 है, अगर एंगल 180 है तो यहाँ पे कोस 180 क्या हो जाएगा -1। तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा तो आपके पास बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये किसका फॉर्मूला है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट्स के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास में r इज इक्वल टू आ जाएगा a माइनस बी। तो अब जो रिजल्टेंट वेक्टर बना वो क्या बन गया दोनों के मैग्नीट्यूड का डिफरेंस। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम कि हैंस मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो यहाँ पे देखो वेक्टर ए इस साइड है वेक्टर बी इस साइड है, दोनों के बीच में एंगल कितना है 180 है। तो यहाँ पे जो नेट रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वेक्टर ए ज़्यादा है तो रिजल्टेंट भी किस साइड होगा वेक्टर ए की साइड, और वो क्या हो जाएगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। अब देखो इसी के अंदर अगर मान लो ये आपका एंगल 0 है तो देखो यहाँ पे टेंजेंट ऑफ बीटा निकालते हैं। तो यहाँ पे देखो एंगल टेंजेंट बीटा हमने निकाला था कि आपका आया था बी साइन थीटा अपॉन में ए प्लस बी कोस थीटा। तो थीटा की जगह पे 0 रख दिया। अगर मैं 0 रखता हूँ तो देखो बी आपका साइन 0 क्या होता है आपका 0। तो यहाँ पे क्या आएगा 0। अगर ये 0 आ गया तो आपका टेंजेंट ऑफ बीटा क्या हो गया 0। तो इसका मतलब बीटा भी क्या हो गया 0। तो इसका मतलब आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन हो क्या है आपका जो वेक्टर ए है उसके पैरेलल में है, यानी आपका एंगल क्या हो जाएगा ए और आपका आर के बीच में 0। ऐसे ही अगर 180 की बात करोगे, अगर आप 180 की बात करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन ऑफ 180। साइन 180 भी क्या होता है 0। तो आपके पास में टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू क्या होगा 0 और 180। तो यहाँ पे जो आपका जो एंगल है ना बीटा ए के साथ में वो 0 भी बना सकता है वो 180 बना सकता है। वो डिपेंड करेगा कि कौन सा वेक्टर बड़ा है। अगर वेक्टर ए अगर ज़्यादा है तो आपका 0 डिग्री एंगल बनेगा। अगर वेक्टर बी अगर बड़ा हो जाएगा वेक्टर ए से तो आपका 180 एंगल बनेगा। तो ये दोनों आपके एंगल्स बनेंगे। तो इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसके ऊपर 2 न्यूमेरिकल देखते हैं, देखो कैसे ये आपके न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। जैसे देखो इसके अंदर दिया है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर एंड एंगल मेड विद वेक्टर ए इफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड आपको दिया है। ये कह रहा है एक वेक्टर दे रखा है ए और एक वेक्टर दे रखा है बी, उनके बीच का जो एंगल है वो दे रखा है 60 डिग्री। तो यहाँ पे देखो गिवन है आपका ये। अब देखो दोनों की टेल यहाँ पे मिली है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है दोनों, अगर मैं इसको पैरेललोग्राम कंप्लीट करता हूँ ऐसे
तो इसका जो ये डायगोनल होगा वो मेरे को किसकी डायरेक्शन देगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन देगा। तो ये आपका अगर मैं ऐसे पैरेललोग्राम कंप्लीट करता तो ये आपका रिजल्टेंट आता। अब मेरे को रिजल्टेंट निकालना है कितना है, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस में 2ab कोस थीटा। ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, कोस थीटा आपका थीटा दे रखा है 60 डिग्री। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास में ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 2 है, तो ये आपका 9 हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। यहाँ पे इसको सोल्व करोगे तो 2 इंटू 3 6 इंटू 2 आपका 12 इंटू में 1/2। अगर इसको कैंसिल करोगे तो आपके पास में आएगा 9 प्लस में 4 13 और ये 6 यानी 19। तो आपके पास में आर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 19 यूनिट्स। अब एंगल देख लो कितना होगा बी के साथ में, ये बीटा। तो मेरे को पता है टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कोस थीटा। अब साइन थीटा, थीटा की वैल्यू 60 है तो यहाँ पे पुट कर दो साइन 60 डिवाइडेड बाई आपका ए प्लस बी कोस 60। इसको सोल्व करोगे तो साइन 60 होता है अंडर रूट 3/2 और कोस 60 होता है 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, ऊपर आपका बचेगा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई क्या बचेगा 3 + 1 4। तो आपके पास में जो बीटा आएगा वो आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 4। तो हमें यही निकालना था कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो ये अंडर रूट 19 होगा, और ये बीटा कितना बनेगा, वो बनेगा टेंजेंट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 4। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहे हैं, 2 वेक्टर्स ए एंड बी हैज़ ए सम ऑफ 25। ये कह रहा है 2 वेक्टर है ना ए एंड बी, उन दोनों के मैग्नीट्यूड का सम दे रखा है 25 एंड देयर रिजल्टेंट इज 20। ये कह रहा है उनका जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो 20 है। इफ़ द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए, ये कह रहा है जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर यानी कि आपका 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका मतलब ये क्या दे रखा है आपके पास में, बीटा दे रखा है, वो बीटा है 90। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, मेरे को ये बताना कि वेक्टर ए कितना होगा इसका मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो देखो क्या क्या दिया है पहले वो लिखते हैं। गिवन क्या क्या है, ए और बी का सम दे रखा है मैग्नीट्यूड का, तो वो दे रखा है कितना 25। तो मैंने वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वो कितना होगा 25, और वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है 20, और वेक्टर आपका जो एंगल बीटा है वो कितना दे रखा है 90। तो मेरे को फॉर्मूला पता है अभी, आपका जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा आपके पास में ये, इसको अप्लाई कर दिया यानी आर स्क्र इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab कोस थीटा। अब आर की वैल्यू कितनी है 20, तो इस 20 को यहाँ पे रख दिया। आपका ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस 2ab कोस थीटा ऐसे कैसा, तो इसको सोल्व किया 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 इज इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्र प्लस बी स्क्र प्लस में 2ab कोस थीटा। अब एक बार इसको यहीं तक रहने दो। अब एक बार यहाँ पे आओ, एंगल आपका कितना दे रखा है 90 डिग्री। तो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कोस थीटा, तो बीटा की वैल्यू कितनी है 90। तो मैंने यहाँ पे रख दिया टेंजेंट 90 इज इक्वल टू बी साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी कोस थीटा। अब देखो टेंजेंट 90 क्या होता है, आप बोलोगे सर अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मीनिंग क्या होगा, यानी कि कोई नंबर उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं 0 से, इसका मीनिंग क्या है अनडिफाइंड का। अब मान लो आपका टेस्ट लिया और मैंने पूछा कि भाई बताओ आपका कितना नंबर आए, तो आपने कहा सर मेरे 1 नंबर आया। मैंने कहा भाई कितने नंबर का टेस्ट लिया था, उन्होंने सर 0 नंबर का लिया था। तो क्या ये चीज़ पॉसिबल है क्या कि 0 नंबर का टेस्ट लें और आपको 1 नंबर मिले। तो देखो ये जो सिचुएशन है वो अनडिफाइंड है। तो इस टाइप की जो सिचुएशन होती है उसको हम अनडिफाइंड बोलते हैं। तो उसको हम लिख देते हैं नंबर डिवाइडेड बाई 0, यानी किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड कर दोगे तो आपका अनडिफाइंड कंडीशन है। अब देखो अगर ये टेंजेंट 90 अनडिफाइंड है तो इसका मतलब किसके इक्वल है 1 डिवाइडेड बाई 0 के। तो इसका मतलब बी साइन थीटा तो 0 है नहीं, क्या 0 आपका ए प्लस बी कोस थीटा। तो यहाँ से मैं लिख दूंगा कि ए प्लस बी कोस थीटा इज इक्वल टू 0। तो आपका 20 कोस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए कोई साइड लेगा माइनस ए। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो बी कोस थीटा है ना यहाँ पे, इस b कोस थीटा की वैल्यू को मैं पुट कर देता हूँ माइनस ए। तो मैंने क्या किया 2a b कोस थीटा की जगह पुट कर दिया माइनस ए। तो देखो मेरा क्या बनेगा 400 इज इक्वल टू ए स्क्र प्लस बी स्क्र, ये माइनस अगर यहाँ पे आ गया तो माइनस का 2 इंटू ए हो जाएगा ए स्क्र।
तो आपका आ जाएगा -2a²। अब -2a² ये है, a² ये, तो क्या बचेगा माइनस का a²। तो आपका बनेगा 400 इज इक्वल टू b² माइनस a²। तो देखिए आपके पास में है b प्लस ए इंटू में b माइनस ए इज इक्वल टू 400। तो यहाँ से b प्लस ए का आपको पता है 25 है, तो यहाँ पे इसको रखोगे तो b प्लस ए आपका 25 इस साइड जाएगा, 400 के डिवाइड में हो जाएगा, तो b माइनस ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 16। तो आपको पता है b प्लस ए या a प्लस बी 25 है, आपका गिवन था, और b माइनस ए अभी निकाला है, b माइनस ए वो कितना है आपका 16। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करता हूँ, दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो a से माइनस ए कैंसिल हो गया, और ये b प्लस बी आपका 2b हो गया इज इक्वल टू क्या आ गया आपका 25 प्लस में 16 आपका क्या हो जाएगा 41। तो ये अगर मैं यहाँ से b निकालता हूँ तो मेरा b आ जाएगा 41 डिवाइडेड बाई 2। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो क्या आएगा आपके पास में 20.5 यूनिट्स। अब अगर मेरे पास में b आ गया तो मैं यहाँ पे अगर पुट कर देता हूँ इसके अंदर, तो आपके पास में देखो क्या बनेगा आपका, अगर मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ इसके अंदर, तो आपका जो a इज इक्वल टू जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पे a की वैल्यू अगर पुट करोगे यहाँ पे तो बनेगा ये आपका 25, ये आपका b का वैल्यू हो गया। अब अगर b की वैल्यू ये है तो इसको आप इस साइड ले जाओ, 16 को इस साइड ले आओ और a को उस साइड ले जाओ, तो a आपका प्लस हो गया 16 माइनस का हो गया, तो ये आपका 41 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 16। अगर एलसीएम लेके इसको करते हो तो 41 माइनस 32 इज इक्वल टू 9/2। 9/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4.5। तो b की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 20.5, और जो वेक्टर आपका जो a का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा आपका 4.5। तो ये इसके अंदर आपका न्यूमेरिकल दे रखे हैं। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल आपने सोल्व करने, इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो इस वीडियो के अंदर आज यहीं तक, आगे आप प्रैक्टिस करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो वीडियो हैं उनको लाइक करें। थैंक यू एंड टेक केयर।